हमारा जो आज का टॉपिक है त्रिदोष, सप्त धातु, अग्नि, वायु और मल। तो आज हम तीन चीजें पढ़ेंगे इसमें, त्रिदोष, अ, सप्त धातु और अग्नि, समय के हिसाब से। ठीक है। तो त्रिदोष क्या है? आयुर्वेद के अनुसार शरीर तीन दोषों से मिलकर बना है। कौन कौन से? तत्व, रज और तम। सॉरी, वात, पित्त और कफ। तीन दोष कौन से हैं? वात, पित्त और कफ। अगर इनका बैलेंस बिगड़ता है, इनमें से किसी की भी एक की भी ज्यादा या कम होता है, मान लीजिए अगर पित्त बढ़ गया है तो पित्त से रिलेटेड प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएगी। अगर वात बढ़ गया है तो वात से रिलेटेड प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएगी। और यदि कफ बढ़ गया है तो कफ से रिलेटेड प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएगी। तो इसलिए इनका बैलेंस होना बहुत ज्यादा जरूरी है। आयुर्वेद में त्रिदोष, इनको त्रिदोष के नाम से भी जाना जाता, इन्हें त्रिदोष ही बोला जाता है। वात, पित्त और कफ शरीर की तीन मूलभूत जैविक ऊर्जाएं हैं। मतलब ये शरीर को ऊर्जा प्रदान करती हैं और बेसिक नीड है ये, जरूर शरीर की मूलभूत जैविक ऊर्जा है जो शरीर और मानसिक कार्यों को नियंत्रित करती है। मतलब हमारे शरीर के और जो हमारे मन से जुड़े हुए कार्य होते हैं उनको नियंत्रित करती है। इनका संतुलन स्वास्थ्य है, जबकि असंतुलन से बीमारियां होती है। ठीक है। जब इनका संतुलन बना रहता है, ये तीनों जब इक्वल अवस्था में बॉडी में होती हैं, तो हमें स्वास्थ्य प्राप्त होता है। यदि इन ये असंतुलित हो जाती है, मतलब असंतुलन हो जाती है, कोई भी एक भी चीज, एक भी दोष कम या ज्यादा हो जाता है, तो शरीर में बीमारियां उत्पन्न होने लग जाती है। तो मेटाबॉलिज्म और डाइजेशन की जो भी होता है, चयापचय, मेटाबॉलिज्म और डाइजेशन और कफ स्थिरता व संरचना के लिए जिम्मेदार है। ठीक है। पित्त जो है वात होता है गति, और पित्त से जो होता है मेटाबॉलिज्म स्ट्रांग होता है हमारा, और पाचन की क्रिया होती है पित्त दोष से, और कफ से स्थिरता आती है। वह संरचना के लिए जिम्मेदार है। जो हमारी संरचना है वो कफ से बनी हुई है। अब त्रिदोष क्या है? त्रिदोष है वात प्लस पित्त प्लस कफ। ये तीनों का जो संयमन है वही त्रिदोष है। पूछ लिया जाता है क्वेश्चन, त्रिदोष क्या है? तो वात, पित्त और कफ। ये बॉडी की फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी कंट्रोल करते हैं। ठीक है। इनबैलेंस डिसीज, इनके इनबैलेंस से बॉडी बॉडी में डिजीज उत्पन्न होती है। पूछ लिया जाता है कि इनके इनबैलेंस से क्या होता है, तो इनके इनबैलेंस से हमारी शरीर में बीमारियां उत्पन्न होती है। अब हम पढ़ेंगे बात, कौन कौन से तत्व, जैसे पंच तत्व है ना, पंच तत्व से हमारा शरीर बना है, तो किस किस तत्व से मिलकर वात बना है? वात बना है आकाश और वायु। ये क्वेश्चन आ जाता है, मतलब तीनों में से किसी का भी आ सकता है। तो वात जो है आकाश और वायु तत्वों से निर्मित है। वात किससे बना है? आकाश और वायु। फाइव एलिमेंट्स है ना बॉडी में, अग्नि, जल, पृथ्वी, आकाश और वायु। तो आकाश और वायु से ये वात बना है। यह श्वसन, मतलब जो हमारी श्वास हम जो ले रहे हैं वो वायु है ना। श्वसन, परिसंचरण जो ब्लड सर्कुलेशन हो रहा है, और तंत्रिका तंत्र, ब्लड सर्कुलेशन किस में हो रहा है? हमारी नर्वस सिस्टम में हो रहा है, कि गति को नियंत्रित करता है। ठीक है। इसमें क्या हो गया? हमारा श्वास लेना वात में, क्योंकि इसमें आकाश और वायु है, तो वायु से गति होती है। वायु क्या, हवा क्या करती है? हवा एक चीज को इधर से उधर ले जाती है। तो इसलिए मतलब
हो गया, इसमें श्वसन हो गई, इनहेल और एक्सेल जो हम करते हैं, और परिसंचरण जो सर्कुलेशन है बॉडी का, ब्लड सर्कुलेशन जो है या किसी भी चीज का सर्कुलेशन है, और जो हमारा नर्वस सिस्टम है उसकी गति को नियंत्रित करता है वात। ठीक है। असंतुलन से क्या होता है, इसके असंतुलन से चिंता होती है बॉडी में, हमारी जो त्वचा है वो ड्राई हो जाती है, शुष्क हो जाती है, ड्राइनेस आ जाती है बॉडी में अगर वात बढ़ जाता है या वात कम हो जाता है। और कब्ज हो सकता है, मतलब आपको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम भी हो सकती है। पित्त, पित्त अग्नि और जल से मिलकर बना है। कौन कौन से एलिमेंट है इसमें, अग्नि और जल, ये याद रखिएगा, इससे क्वेश्चन आ जाता है। यह पाचन, मेटाबॉलिज्म और शरीर के तापमान को नियंत्रित करता है। मतलब जो हमारा बॉडी टेम्परेचर है वो किससे नियंत्रित होती है, हमारे पित्त से। अगर पित्त हमारा ऊपर या नीचे होता है तो हमें हमारा बॉडी टेम्परेचर बढ़ जाएगा या कम हो जाएगा, और हमारा मेटाबॉलिज्म अच्छे से काम नहीं करेगा और ना ही डाइजेशन सिस्टम कार्य करेगा। तो इसलिए पित्त में ये जो पित्त है इसमें अग्नि का भी यूज है। तो अभी अग्नि हम आगे पढ़ेंगे तो आपको समझ आएगा कि अग्नियां क्या है। तो जैसे पेट डाइजेशन के लिए जैसे जठर अग्नि होती है, जो हमारी पेट की अग्नि होती है, जठर अग्नि, जठरा अग्नि स्ट्रांग होती है। कुछ आसन जब हम करते हैं तो हमारा पित्त मजबूत बनता है। अधिकता, इसकी अधिकता से गुस्सा आने लग जाता है। सूजन और पेट में जलन हो सकती है, जैसे किसी किसी को इंडाइजेशन हो जाता है और एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है, किसी को पेट में एसिड बनने लग जाता है, पेट में जलन हो जाती है। तो जब पित्त हमारा बढ़ जाता है तो हमें ये प्रॉब्लम होती है। और जब पित्त हमारा कम हो जाएगा तो हमारा डाइजेशन ठीक से नहीं होगा, हम खाना नहीं पचा पाएंगे। उस टाइम पे हमें भूख भी नहीं लगेगी, हमारा खाने का मन भी नहीं लगेगा, और हमारा जो मेटाबॉलिज्म जो कार्य करता है वो कार्य नहीं कर पाएगा। ठीक है। कफ में क्या होता है, पृथ्वी और जल। जल किस किस में आ गया, पित्त और कफ में जल आ गया। पित्त में अग्नि, अग्नि से मतलब याद रखिएगा, जो एक आग है ना जो हमारे डाइजेशन के लिए कार्य करती है, तो वो याद रखिएगा कि अग्नि और जल पित्त से, मतलब पित्त जो है अग्नि और जल से बनता है। कफ बनता है पृथ्वी और जल से, तत्वों से निर्मित होता है। यह शरीर की संरचना, जो हमारी बनावट है शरीर की, और जो शरीर टूटता फूटता है, शरीर की संरचना स्थिरता और चिकनाई प्रदान करता है। मतलब जो हम स्थिर खड़े होते हैं ना, आज स्थिरता से खड़े हुए हैं, ये हमें कफ, कफ की वजह से होता है। क्यों, इसमें पृथ्वी मिली, पृथ्वी है और जल है, और हमारी बॉडी में जो नरिशमेंट देता है वो कफ देता है। ठीक है। इधर कफ उस म्यूकस वाले कफ से मत ले लीजिएगा, ये एक दोष है। कफ वो वाला कफ है जो पृथ्वी और जल से बनता है। असंतुलन से इसके सुस्ती आती है, वजन बढ़ता है और सर्दी जुकाम भी होता है। मतलब जो सर्दी जुकाम होता है वो होता इसी के कारण है, पर खाली उसको कफ समझ लेना वो नहीं है। तो इसकी जो, इसकी विशेषता क्या है, बॉडी को संरचना करता है, बॉडी की स्थिरता देता है बॉडी में, और नरिशमेंट देता है, चिकनाई देता है। वात दोष, स्पेस हो इसका वो हो गया, एयर और पृथ्वी। फंक्शन, मूवमेंट, ब्रीदिंग एंड सर्कुलेशन। इनबैलेंस, ड्राइनेस, एंजाइटी, जॉइंट पेन। ठीक है, एंजाइटी और जॉइंट पेन भी होता है वात दोष के कम या अधिक होने से। पित्त दोष में है फायर और वाटर, फंक्शंस, डाइजेशन और मेटाबॉलिज्म, इनबैलेंस, एसिडिटी, एंगर, हेयर फॉल, हेयर फॉल भी होता है इससे। तो इसलिए त्रिदोष का बैलेंस होना बहुत ज्यादा जरूरी है। कफ है, एलिमेंट्स हैं इसके, अर्थ एंड वाटर,
फंक्शंस है स्टेबिलिटी, इम्यूनिटी, इनबैलेंस से ओबेसिटी, लेजीनेस और कोल्ड। ठीक है, ये हमने पीछे भी डिस्कस कर लिया था। ये तो समझ आ ही गया है, वात से मूवमेंट होती है, पित्त से ट्रांसफॉर्मेशन होती है, और कफ में स्ट्रक्चर एंड स्टेबिलिटी होती है। ये मैंने शॉर्ट क्वेश्चन के हिसाब से ही आपकी जो है पीडीएफ स्टार्ट तैयार की है। इंपॉर्टेंस ऑफ बैलेंस। बैलेंस दोष क्या है? गुड हेल्थ, मतलब अगर दोष बैलेंस्ड रहते हैं तो हमें गुड हेल्थ मिलती है, अच्छा स्वास्थ्य मिलता है। इनबैलेंस होने से डिजीज होती है। लाइफस्टाइल एंड डाइट से बैलेंस मेंटेन होता है। तो कैसे मेंटेन होता है? जब हम हमारा लाइफस्टाइल बहुत अच्छा होता है, और डाइट हम अच्छी लेते हैं। ये नहीं कि हम कचरा खा रहे हैं और सोचे हमारे जो त्रिदोष हैं वो बैलेंस्ड रहेंगे, नहीं, बैलेंस बिगड़ जाएगा और वो नुकसान पहुंचाएगा, और उस कारण से हम बीमार हो सकते हैं। हर व्यक्ति की यूनिक बॉडी टाइप होता है, हर व्यक्ति का शरीर अलग होता है। प्रॉपर डाइट, योगा एंड रूटीन से त्रिदोष बैलेंस रखा जा सकता है। ठीक है, अच्छी डाइट, हेल्दी डाइट और योगा का जो रूटीन, आप अगर योग अभ्यास डेली कर रहे हैं तो उससे भी त्रिदोष बैलेंस रहता है। ये था छोटा सा त्रिदोष। इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो बताइए, फिर हम सप्त धातु की ओर बढ़ते हैं। कोई क्वेश्चन नहीं है? क्लियर हो गया सबको? चलिए नेक्स्ट। मैम एक क्वेश्चन था। मैम एक क्वेश्चन था कि ये जैसे इनका असंतुलन कभी कभी अपने आप भी होता है क्या? अपने आप नहीं होता मतलब है, अगर हम गलत कुछ कब कुछ गलत हमारा चल रहा है डेली रूटीन में, तभी असंतुलन होता है। या तो आपकी डाइट गलत चल रही होगी, या आपका सोना, या सोने का समय, उठने का समय, ये गड़बड़ होगा। और आप खाना खाने के तुरंत बाद क्या करते हैं, खाना खाने से पहले क्या करते हैं? जैसे कुछ लोग होते हैं खाना खाने से पहले ही ढेर सारा पानी पी लेते हैं, है ना, तो वो भी गलत है। प्यास लगी है थोड़ा पी लीजिए, पर भोजन खाइए और खाना खाने के थोड़ी देर बाद पानी पीजिए। उसके साथ एक आध घूंट ले सकते हैं। बट अगर एक एक, मैं तो देखती हूँ कि कुछ बच्चों की ऐसी आदत डाली होती है पेरेंट्स से, दो दो गिलास पानी पी जाते हैं खाने के साथ। तो वो पानी पानी हो जाएगा पेट में, डाइजेस्ट डाइजेस्ट होने में कितनी प्रॉब्लम होएगी उसको, है ना। जो अग्नि थी वो आपने मंद कर दी पानी डाल के। तो ये सब होता है कि आपका लाइफस्टाइल कैसा है। सुबह आप उठ रहे हो 10 बजे के बाद, तो मॉर्निंग टाइम तो आपका चला ही गया। अब ब्रेकफास्ट कब करोगे, लंच कब करोगे? ठीक है, और योगा रूटीन, आपका योगा अभ्यास कब होगा? तो इसलिए सब चीज, एक एक चीज मैटर करती है कि हम उठते कब हैं, सोते कब हैं, क्या खाते हैं, कब खाते हैं। आज हम 10 बजे खा रहे हैं, कल हम 11 बजे खा रहे हैं, परसों हम 12 बजे खा रहे हैं, तो वो भी गलत है। फिक्स टाइम पे खाइए, 5 10 15 मिनट या आधा घंटा ऊपर नीचे हो सकता है, और कभी कभी ऊपर नीचे हो सकता है। कोशिश कीजिए 5 डेज तो आप टाइम पे खाए ही। सैटरडे संडे हो जाता है, लोगों के घर में गेस्ट आ जाते हैं या खुद कहीं चले जाते हैं, तो चेंज हो जाता है। और वो ये भी होता है कि कभी आप एक दिन में 2 लीटर पानी पी रहे हो, कभी आप आधा लीटर भी पानी नहीं पी रहे हो। तो ये सब चीजें जो है इनबैलेंस करती है इन चीजों को, त्रिदोष को। तो ठीक है। मैम हम ये इसको इसको ये समरी में ये समझ सकते हैं कि लाइफस्टाइल प्लस हम्म। फूड, सिर्फ हम्म। ये दो मिलकर ही सारे पांचों दोषों को, ये पांचों तत्वों तीनों को तीनों कंट्रोल दोष, करते हैं हमारी तीन बॉडी में। दोषों को। हाँ, तीन दोष और ये हमारे पांच एलिमेंट्स नहीं, जो है। एलिमेंट्स को मत गिनिए, इन एलिमेंट्स से मिलकर बना है वो दोष। हाँ, ठीक है, तो एलिमेंट्स अलग लाइफस्टाइल है। प्लस फूड। हाँ, और हो सकता है कि हाँ। किसी का कुछ, क्योंकि इन्होंने पहले ही बता दिया है कि इनके इनबैलेंस से शरीर में बीमारियां उत्पन्न होती है, डिजीज लगती हैं।
तो वो हम्म, इसी डिजीज हमें क्यों लगेगी? मान लीजिए डाइजेशन से रिलेटेड डिजीज क्यों लगेगी आपको? या तो बहुत ज्यादा मैदा खा रहे हो, या बहुत ज्यादा तला भुना खा रहे हो, मसालेदार खा रहे हो, तो आपके पेट में जलन होने लग जाएगी, आपका पेट साफ नहीं होएगा। मैदा को पचाने में बहुत टाइम लगता है, नॉनवेज को डाइजेस्ट होने में भी बहुत टाइम लगता है। तो उनको दिक्कत रहती है पेट से रिलेटेड, या तो गैस बनेगी, या जलन होगी, या एसिडिटी होगी, वो परेशान रहेंगे ही। किसी मैम जी, किसी को। इसलिए तभी लाइफ स्टाइल डिजीज ज्यादा बढ़ी है ना मैम। तभी तो हाँ, बोला लाइफ स्टाइल को सुधारो, तो बहुत सारी बीमारियां तो वैसे ही चली जाएगी ये आपकी। आपका एक दिनचर्या और ऋतुचर्या दिनचर्या। होगा हाँ, टॉपिक। ऋतुचर्या तो दिनचर्या अलग अलग उसमें में कहा गया है। पूरा क्लियर हो जाएगा ये, दिनचर्या और ऋतुचर्या में। दिनचर्या में भी लाइफस्टाइल ही बताया गया है कि आपकी दिनचर्या क्या होनी चाहिए। ठीक है। मैम एक चीज शेयर करना चाहूंगी। जब थैंक से 3 महीने से योगा सीख रही हूँ, एक आंटी मेरे घर में आती है, मेरी मदर की फ्रेंड, अभी आई थी थोड़ा देर पहले। बोली हम्म क्या कर रही है बेटा, तुम इतनी पतली हो गई है। तो हम्म हम, मतलब मेरे को बहुत फर्क पड़ा मैम। अभी भी मेरे को बहुत हेल्थ प्रॉब्लम्स है, बट बहुत फर्क पड़ा है टीचर्स का बात मानना, और जो वो बताएं अनुशासित वे में अपना जीवन हम्म। में धारण करने से बहुत फर्क पड़ा है। बिल्कुल बिल्कुल पड़ता है, फर्क पड़ता है। अगर एक चीज आप फॉलो करते हो लंबे समय तक, तब फर्क पड़ता है। 2 दिन फॉलो करके नहीं पड़ेगा, 3 महीने का टारगेट कम से कम लेना चाहिए। तीन यस। महीने में आपको रिजल्ट्स दिखने चालू हो जाते हैं, 3 दिन में रिजल्ट नहीं दिखते हैं। हाँ, ये है कि कुछ योगासन वगैरह से आप अपना कमर दर्द वगैरह ठीक कर सकते हो 3 दिन में। बट आपको एक्सट्रीम जब रिजल्ट चाहिए होता है ना, बहुत अच्छा रिजल्ट चाहिए होता है कि सामने वाले देख के आपको बोलने लग जाए, तो कम से कम 3 महीने का टाइम चाहिए होता है अपने आप को ठीक करने के लिए। मैम, एक दिन में कितना लीटर पानी पीना चाहिए? एक दिन में 1.5 से 2 लीटर पानी पीना चाहिए, अगर आपको ओके। वेट लॉस करना है तो। नहीं तो 1 लीटर पानी भी उसकी पूर्ति कर देता है, अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है तो। ठीक है। ओके मैम, थैंक यू। तो सब जगह यही कहा जाता है कि 1.5 से 2 लीटर पानी पीजिए। पानी पीजिए ज्यादा तो भूख भी कम लगती है। और गर्मियों में तो पानी, या ये जो वाटरी फ्रूट्स आते हैं गर्मियों में, उनका इंटेक ज्यादा कीजिए। है ना? अगर आपको प्यास लग रही है, आपका गला सूख रहा है, इसका मतलब बॉडी में पानी की कमी हो रही है। ठीक है, मैम। गला सूखना नहीं चाहिए। हाँ जी। हाँ मैम, आपने एक बार वो फिंगर्स पर 5 एलिमेंट्स बताए थे, वो एक बार हम्म। बता दो। ये है जल। हम्म। ठीक है। और ये है पृथ्वी। इसको मूव करना थोड़ा मुश्किल होता है, इस फिंगर को अकेले मूव नहीं कर सकते इसको। अकेले मूव हम्म। करना बहुत मुश्किल होता है इसे, है ना? और ये है आकाश, सबसे ऊंची है 5 उंगलियों में, इसलिए आकाश अच्छा। सबसे ऊंचा है। यह है वायु, सबसे ज्यादा चलती है ना? हम्म। और ये अग्नि। ठीक है। ठीक। पहले बच्चे किसी को चिढ़ाना होता तो अंगूठा दिखा के जीभ निकाल के चिढ़ाते हैं, तो इसलिए अग्नि। हम्म, इस हिसाब से इसे ठीक याद है। कर लीजिएगा जल। छोटे बच्चे जब वॉशरूम के स्कूल जाते हैं तो वॉशरूम के लिए बोलते हैं, फिंगर का यूज करते हैं, तो छोटी फिंगर, इसलिए जल। ठीक है। हो गया। हाँ। थैंक यू इससे मैम। चलता ज्यादा है तो ये वायु, और ये सबसे ऊंची है तो आकाश, और ये सबसे ज्यादा दृढ़ है तो पृथ्वी। जी। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं सप्त धातु की। सप्त धातु 7 धातु होती हैं हमारे शरीर में। रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र। रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र। रस बनता है प्लाज्मा वगैरह जो होता है हमारी बॉडी में। रक्त तो पता ही है, ब्लड। मांस, मांसपेशियां। मेद माने वसा। अस्थि माने हड्डियां। मज्जा माने, मज्जा मज्जा होती है जो बोन्स के बीच में होता है, बोन मैरो बोलते हैं शायद इसको ना। मज्जा, हाँ, मैरो, मैरो बोलते हैं, तो बोन मैरो जो होती है वो है। शुक्र माने प्रजनन।
मतलब प्रजनन जो ऊतक होते हैं वो, जो मानव शरीर को पोषण, सहारा मैम और ऊतक क्या होता है? ऊतक होते हैं ये आपके टिश्यू। ओके। और मैम ये रिप्रोडक्टिव मेद टिश्यू। वसा भी नहीं समझ में आया। कौन सा नहीं समझ आया? मेद वसा, मेद और ये वसा वसा नहीं मतलब सकते। फैट जो होता है आपका, फैट। ये फैट होता है, फैट। हाँ फैट। fat। मैंने इंग्लिश स्लाइड भी बनाई हुई है इसकी। ओके। ठीक है, क्योंकि मुझे पता था इसमें कंफ्यूजन होगी आप लोगों को। तो ये जो है, जो मानव शरीर को पोषण, सहारा और संरचना प्रदान करते हैं, मतलब जो हम खड़े हुए हैं और जो हमारा न्यूट्रिशन है और हमारी बॉडी की बनावट, ये किससे आती है? सप्त धातु से आती है। अगर हमारी बॉडी में फैट नहीं होगा तो हम कैसे लगेंगे? सिर्फ स्किन पे, स्किन बोन्स पे स्किन चढ़ी हो तो कैसे लगेंगे? यहाँ सब गड्ढा दिखेगा, सब कुछ अजीब सा ही दिखेगा, हड्डियां हड्डियां सारी नजर आएंगी। तो इसलिए बॉडी में फैट भी जरूरी है। ठीक है। और मांसपेशियां, जो हमारे मसल्स है, वो बहुत जरूरी है। ब्लड बहुत जरूरी है बॉडी के लिए। मतलब सोचो क्या संरचना की है मानव शरीर की, मतलब किसी भी शरीर की ईश्वर ने। और हड्डियां एक पूरा स्ट्रक्चर देने के लिए हड्डियां दी है, बोन्स दी है। और बोन्स को पोषित करने के लिए मज्जा दी है, उसमें बोन मैरो दिया है। और शुक्र दिया है, मतलब हम अपने जैसा ही सेम ऊतकों से एक जन्म भी दे सकते हैं। तो प्रजनन ऊतक। ठीक है, जो मानव शरीर को पोषण, सहारा और संरचना प्रदान करते हैं। यह पाचन और चयापचय के दौरान क्रमानुसार बनते हैं, मतलब डाइजेशन और मेटाबॉलिज्म के अनुसार। जब हम सोते हैं तब मेटाबॉलिज्म काम करता है, और जब हमारा डाइजेशन होता है तो न्यूट्रिशंस जो है वो बॉडी को मिल जाते हैं, और जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है वो बाहर निकल जाता है। तो उस क्रिया के अनुसार ये बनता है। ठीक है, डाइजेशन में दिक्कत होगी तो ब्लड प्योर नहीं होगा आपका। और ना ही आपको पोषक तत्व मिलेंगे। हो सकता है कि मल बॉडी में इकट्ठा हो के वो बैड फैट आपकी बॉडी में जमा कर रहा है, क्योंकि वो निकल ही नहीं रहा है और गैसेस बना रहा है, गंदगी। मतलब कोई आप एक जगह कूड़ा इकट्ठा कर देंगे और उसे अपने घर से हटाएंगे नहीं, तो वो कूड़ा एक दो दिन में बदबू पैदा कर देगा और वहां पे मक्खियां और मच्छर जमा होने चालू हो जाएंगे। तो ऐसे ही है, जब हमारा पेट साफ नहीं होता है, वेस्ट प्रोडक्ट जब बाहर नहीं निकलता है, तो हमारे शरीर में बीमारियां और स्मेल आने लग जाती है। इसलिए पाचन तंत्र का ठीक होना बहुत जरूरी है। और एक दूसरे को पोषण देकर स्वस्थ और प्रतिरोधक क्षमता को स्फूर्ति बनाते हैं। मतलब जो आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता है, उसको बोलते हैं, जो आपकी इम्यूनिटी, इम्यूनिटी। उसको स्ट्रॉन्ग करता है। इम्यूनिटी मैम। हाँ, उसको स्ट्रॉन्ग करता है। सप्त धातु क्या क्या मिलकर बनी है ये हम जान लेते हैं, और उनके कार्य क्या है। रस मतलब प्लाज्मा या तरल पदार्थ। ठीक है, पोषक तत्व प्लाज्मा और तरल पदार्थों का परिवहन करता है, प्रारंभिक पोषण देता है। मतलब ये ब्लड में ही मिलके, जो ब्लड में थिकनेस नहीं होती है, ब्लड जब हमारे हमें चोट लगती है और थोड़ी देर बाद ब्लड रुक के जम जाता है, वो प्लाज्मा के कारण ही होता है। वो एक मोटी सी लेयर बना लेता है ब्लड की, है ना। और परिवहन मतलब एक ट्रांसपोर्ट का काम करता है, जो पोषक तत्व इधर उधर ले जाता है। रक्त ऑक्सीजन प्रदान करने, जीवन शक्ति और जीवन संरक्षण के लिए जिम्मेदार है। मतलब रक्त जो है ऑक्सीजन को इधर से उधर ले जाता है, हमारे बॉडी के हर एक पार्ट तक ऑक्सीजन
प्रदान करता है, लंग्स तक ले जाता है, फिर लंग्स से प्योर होके हमें ऑक्सीजन मिलती है। जो जीवन शक्ति जो हमारी हम जिससे जी रहे हैं, जिससे हमारा जीवन है, तो जीवन शक्ति और जीवन संरक्षण मतलब जीवन की जो रक्षा करता है, उसके लिए जिम्मेवार है ब्लड। क्योंकि बॉडी से ज्यादा ब्लड लॉस होने पर हमारी मृत्यु भी हो सकती है, या हम बड़ी बीमारी का शिकार भी हो सकते हैं। तो ब्लड बॉडी में ब्लड की मात्रा नॉर्मल होना बहुत ज्यादा जरूरी है। मांस कंकाल को ढकती है, जो हमारा स्केलेटल सिस्टम है उसको ढकता है मांसपेशी। शारीरिक शक्ति, गति और संरचना प्रदान करता है। जो हम ये मूवमेंट कर पा रहे हैं, हाथ की, मुंह की, जो बोल पा रहे हैं, हमारा मुंह भी मूव हो रहा है, गर्दन को हिला पा रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, कर पा रहे हैं, वो जो है हमें किससे, हमारी मांसपेशियां, जो हमारा मसल मस्कुलर सिस्टम है, उसके कारण हो रही है। मेद माने वसा, वसा माने फैट, ठीक है। ऊतकों को चिकनाई प्रदान करता है, जो हमारे टिश्यूज हैं उनको नरिश करता है, उनको चिकनाई प्रदान करता है। इंसुलेशन प्रदान करता है, ऊर्जा संग्रहित करता है, और हमारी बॉडी में ऊर्जा संग्रहित होती है। यदि हम 1 या 2 दिन या 3 दिन भोजन नहीं करते हैं, तो हमारी बॉडी क्या होती है, जो हमारी बॉडी में जमा हुआ फैट होता है, बॉडी वहां से ऊर्जा लेने लग जाती है, क्योंकि बॉडी को कार्य करने के लिए ऊर्जा की जरूरत होती है। इसलिए थोड़ा फैट होना जरूरी है, ओवर फैट होना जरूरी नहीं है, उससे आपको आलस आएगा और बहुत सारी बीमारियां लगेगी। तो आपकी एज और वेट हाइट के हिसाब से बॉडी में फैट होना जरूरी है, बहुत ज्यादा फैट भी नुकसान करता है। अस्थि मतलब हड्डियां शरीर को संरचनात्मक सहारा और आकार प्रदान करती है। मतलब आज जो हमारा शरीर दिख रहा है, हम जो एक दूसरे को देख पा रहे हैं, चाहे मोटे हैं, पतले हैं, लंबे हैं या छोटे हैं, वो किसके कारण देख पा रहे हैं, स्केलेटल सिस्टम के कारण देख पा रहे हैं। अगर हमारी हड्डियां, अगर हमारी रीढ़ की हड्डी में कोई प्रॉब्लम होगी तो हम खड़े नहीं हो पाएंगे। तो रीढ़ की जो हमारी स्पाइनल कॉर्ड जो है, उसने हमें सहारा दे रखा है, हम खड़े हुए हैं, अपने लेग्स पे हम खड़े हुए हैं, तो हड्डी के सहारे से खड़े हुए हैं, ठीक है। मज्जा, तंत्रिकाएं हड्डियों के खोखले हिस्से को भरते हैं। हड्डियां बीच में से जो खोखली होती है, मज्जा उसमें होती है अंदर, ठीक है। खोखले हिस्से को भरता है और तंत्रिका तंत्र को सहारा देता है, जो हमारा नर्वस सिस्टम है उसको सहारा देता है। शुक्र प्रजनन ऊतक प्रजनन और प्रतिरक्षा के लिए जिम्मेदार, मतलब जन्म देने और प्रतिरक्षा, जो हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता है उसको उसके लिए जिम्मेदार अंतिम सबसे परिष्कृत ऊतक है। ये जो है मतलब रिस्पॉन्सिबल वो है टिश्यू, ठीक है। रिप्रोडक्शन एंड इम्यूनिटी में कार्य करता है शुक्र। यह है सप्त धातु। इससे रिलेटेड कोई प्रश्न है आपका? ये आप ऐसे ही याद कर लीजिएगा, रस रक्त मांस में अस्थि मज्जा और शुक्र, ये आ जाता है इसमें से एक क्वेश्चन, ठीक है। ये भी आ सकता है कि मज्जा कहाँ होती है, तो ऐसे लिख सकते हैं कि हड्डी के खोखले हिस्से में, या हड्डी के ऊपर, या टिश्यू में, तो ऐसे करके पूछ सकते हैं, ठीक है। अस्थि तो सबको पता ही है, वसा भी सबको पता ही है, तो मज्जा का थोड़ा होता है, पूछ सकते हैं, और शुक्र का पूछ सकते हैं, ठीक है। बाकी सप्त धातु में से इनके नाम पूछ सकते हैं कि सप्त धातु के नाम बताइए। मेन क्वेश्चन तो यही है इसका, सप्त धातु के नाम बताइए, ठीक है। कोई प्रश्न? आगे बढ़े फिर। अग्नि आयुर्वेद में अग्नि को पाचन मतलब मेटाबॉलिज्म, चयापचय
मेटाबॉलिज्म और ऊर्जा रूपांतरण के लिए जिम्मेदार जीवन शक्ति माना गया है। मतलब ये जो अग्नि है ये हमारी जठर अग्नि, जो हमारे पेट की जो अग्नि, जठर माने पेट होता है, पेट की जो अग्नि है, और ऊर्जा का जो रूपांतरण होता है उससे, वो अग्नि खाने को डाइजेस्ट करके हमें जो ऊर्जा प्रदान करती है, यह जठर अग्नि के रूप में भोजन पचाती है। और ये पूछ लिया जाता है कि भोजन कौन सी अग्नि पचाती है, तो कौन सी अग्नि पचाती है? जठर अग्नि। मतलब पेट में उपस्थित जो अग्नि है उसे बोलते हैं जठर अग्नि। और शरीर की प्रतिरक्षा, इम्यूनिटी व पोषक तत्वों में अवशोषण के लिए आवश्यक है। जो भी पोषक तत्व हमें मिलते हैं उनके लिए यह अग्नि बहुत ज्यादा आवश्यक है। अग्नि का संतुलन वात पित्त कफ से प्रभावित होता है, जिसमें 13 मुख्य प्रकार की अग्नि है। ठीक है, एक क्वेश्चन ये है, अग्नि कितने प्रकार की है? 13 मुख्य प्रकार की है। तो आयुर्वेद में 13 प्रकार की अग्नियों के बारे में बताया गया है, जिन्हें उनके काम और शरीर में उनके स्थान के आधार पर बांटा गया है। ठीक है, 13 प्रकार की अग्नियां हैं और उनके काम और उनके स्थान के आधार पर उनको डिवाइड किया गया है हमारे शरीर में। इन सब में जठर अग्नि को सबसे महत्वपूर्ण माना गया है। कौन सी सबसे महत्वपूर्ण अग्नि है? जठर अग्नि। ठीक है, हम जब योग अभ्यास कराते हैं तब भी जैसे पश्चिमोत्तानासन का जो मेन बेनिफिट है वो यही है, क्या करता है? जठर अग्नि को बढ़ाता है। तो अग्नि के 3 प्रकार है। एक है जठर अग्नि, दूसरी है पंचभूताग्नि, तीसरी है 7 धात्वाग्नियां। ठीक है, जठर अग्नि एक ही प्रकार की है। पंचभूताग्नियां हैं भूम अग्नि, आप्याग्नि, आग्नेय अग्नि, वायव्याग्नि, आकाश अग्नि, और ये सब 7 जो 5 हो गई भूताग्नियां, 7 हो गई धात्वाग्नियां। ठीक है, 5 7 कितने हो गए? 12। 12 मैम। 12 हो गए और एक हो गई जठर अग्नि। अग्नि। ठीक है, तो कितने हो गए? 13 मेन अग्नियां हो गई हमारी। ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि कितने प्रकार की अग्नियों का वर्णन है। तो जठर अग्नि जो होती है, पाचक अग्नि को ही जठर अग्नि कहा जाता है। जो हमारे डाइजेशन के लिए जो उपयोगी अग्नि है वही जठर अग्नि है, और बाकी सभी अग्नियों की तुलना में यह सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। अगर हमारा पाचन अच्छे से नहीं होगा तो हमें बहुत नुकसान पहुंचेगा। यह मुख्य रूप से पेट और आंतों के बीच नाभि के आसपास रहती है। कहाँ कहाँ स्थान है इसका? नाभि के आसपास। यह अग्नि अपनी गर्मी से बहुत जल्दी ही भोजन को पचा देती है। हम जो कुछ भी खाते हैं उसे यह अग्नि छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़कर उन्हें शरीर के अनुरूप बना देती है। ठीक है, हम बहुत ज्यादा मतलब खाने में बहुत मेहनत नहीं करते हैं। जैसे कहा गया है कि एक निवाले को 32 बार चबाना चाहिए, हम नहीं करते हैं। थोड़ा सा चबाया और अंदर ले गए। तो उस भोजन को छोटे छोटे एकदम पीसने में कौन कार्य करता है? जठर अग्नि कार्य करती है। जठर अग्नि बाकी सभी अग्नियों को सक्रिय बनाए रखने में मदद करती है। मतलब और जो हमारी 12 अग्नियां हैं उनका कार्य चलता रहे, वो बनी रहे, उसके कार्य में मदद करती है। हमारे द्वारा खाए हुए भोजन में सबसे पहला परिवर्तन जठर अग्नि करती है। उसके बाद वो आगे जाकर अन्य रूपों में बदल जाती है। ठीक है, सबसे पहले जठर अग्नि ने कार्य कर दिया, उसे पचा दिया, फिर आगे वो दूसरी अग्नियों में बदल जाती है, चेंज कर देती है। इन सभी कार्य को कामों को करने के लिए अग्नि का संतुलन अवस्था में होना जरूरी है। जठर अग्नि की 4 अवस्थाएं हो सकती हैं। ठीक है, कौन कौन सी हो सकती है? विषमाग्नि,
इसके नाम से ही स्पष्ट है कि अब इसकी भी चार अवस्थाएं बता दी हैं कि इसकी भी चार अवस्थाएं हो सकती हैं। बाई चांस आ सकता है क्वेश्चन, वैसे आता नहीं है, सिर्फ अग्नियों के ही पूछा जाता है कि कौन कौन कितने प्रकार की अग्नियां हैं। इसके नाम से ही स्पष्ट है, इस प्रकार की अग्नि कभी बहुत तेज हो जाती है और कभी धीमी और कभी एकदम संतुलित, मतलब एकदम इक्वल चलती है, ना धीमी होती है ना तेज होती है। इसकी वजह से भोजन कभी तो ठीक से पच जाता है, कभी बहुत धीरे धीरे और कभी बहुत ही जल्दी पच जाता है। कभी होता है कि हमें हमारा खाना बहुत जल्दी डाइजेस्ट हो जाता है और कभी होता है कि पूरा दिन लग जाता है और खाना डाइजेस्ट नहीं होता है। तो वो विषमाग्नि के कारण ही होता है, क्योंकि वो कभी तेज हो जाती है, कभी कम हो जाती है और कभी एकदम सही चलती है। तो फिर ऐसी दिक्कत नहीं आती कि हमें जल्दी भूख लगे या हमें भूख ही ना लगे, हमें अपने समय पे ही भूख लगेगी। अग्नि की यह स्थिति वात दोष की अधिकता की वजह से होती है। ठीक है, अगर वात दोष बढ़ जाता है आपकी बॉडी में तो उसकी वजह से होती है। इसके परिणाम स्वरूप पेट में गैस बनना, तेज दर्द होना, एसिडिटी, कब्ज, पेट में भारीपन और दस्त की समस्या होने लगती है। लूज मोशन हो जाते हैं, एसिडिटी हो जाती है, पेट में भारीपन हो जाता है और गैस हो जाती है। ठीक है, फिर है तीक्ष्ण अग्नि। यह अग्नि बहुत ही तेज होती है, इसके नाम से ही पता चल रहा है तीक्ष्ण। तीक्ष्ण माने तेज या तीखा। तीक्ष्ण अग्नि जिसकी वजह से यह खाए हुए भोजन को बहुत कम समय में पचा दे देती है, मतलब बहुत फास्ट काम करती है ये, बहुत जल्दी पचा देती है खाने को। इस अवस्था में आप जो भी खाएंगे वो तुरंत पच जाएगा। ठीक है, जब आपकी तीक्ष्ण अग्नि हाइपर मोड में होगी तो आप जो भी खाएंगे, हैवी खाना खाते हैं ना, जैसे हम कभी राजमा, छोले, भटूरे खा लिए और भी मैदा से बना हुआ कुछ खाते हैं, तो वो ये पचाने में कार्य करती है, जिस वजह से आप बहुत ज्यादा खाने लगते हैं। किसी किसी की डाइट एकदम से बढ़ जाती है, तो वो इसी अग्नि के कारण होता है। इस अवस्था में अत्यग्नि या भस्मक नाम से भी जाना जाता है इसको। भस्मक, भस्म मतलब जो भी अंदर गया भस्म हो गया जाते ही, तो भस्मक अग्नि। और अत्यग्नि मतलब अत्यधिक तीव्र, अत्यधिक तेज होती है, इसलिए जठराग्नि की इस अवस्था में पित्त दोष की अधिकता होती है। मतलब जब आपका पित्त दोष पड़ता है तो तीक्ष्ण अग्नि आपकी कार्य करती है, इसकी वजह से कई तरह की समस्याएं होने लगती है। फिर है मंदाग्नि। मंदाग्नि जैसे नाम से ही पता चल रहा है, मंद मतलब धीमी। इस अवस्था में अग्नि की तीव्रता बहुत कम हो जाती है, मतलब अग्नि धीमे काम करती है, आपको डाइजेशन सिस्टम बिल्कुल गड़बड़ हो जाता है और आप खाना नहीं पचा पाते हैं। इसलिए अगर आप कम मात्रा में भी भोजन करते हैं तो वह ठीक से पचा नहीं पाता। इस तरह की जठराग्नि कफ दोष की अधिकता से होती है। जब आपके कफ और दोष दोनों ही बढ़ जाता है तब मंदाग्नि कार्य करती है। ठीक है, फिर है समान अग्नि। इस अवस्था में अग्नि एकदम संतुलित होती है, मतलब समान हो गई, हर अवस्था में समान हो गई। इसलिए उचित मात्रा में किया गया भोजन ठीक तरह से पच जाता है, मतलब हम अपना पूरा पेट भर के भोजन कर रहे हैं तो भी वो खाना पच जाता है, क्योंकि जठराग्नि की इस अवस्था में वात पित्त कफ दोष बैलेंस्ड है, अपनी संतुलित अवस्था में है, इसलिए ये अग्नि समान अग्नि है कहलाती है। ठीक है, जठराग्नि के ये चार पार्ट हैं, विषमाग्नि, तीक्ष्णाग्नि, मंदाग्नि और समान अग्नि। इस चार तरह से जो है हमारी जठराग्नि कार्य करती है। तो ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, मान लीजिए मंदाग्नि दे दी और तीन और अग्नियों के नाम दे दिए और पूछ लिया इन चारों में से जठराग्नि कौन सी है। ठीक है, तो नाम आपको याद करने पड़ेंगे।
तो ये है जठराग्नि की। और मैम जो पूछने वाला दोबारा बोलेंगे प्लीज। आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है। मैम आप जो प्रश्न बोला था ना हाँ वो हाँ, रिपीट करेंगे प्लीज। मैंने ये बोला था कि जैसे मान लीजिए जो मैंने अभी आपको अग्नियां पढ़ाई है, जठर अग्नि पढ़ाई है अभी, तो इसमें से किसी एक का नाम दे दिया। मान लीजिए विषमाग्नि दे दी, तीक्ष्णाग्नि दे दी, मंदाग्नि दे दी या समानाग्नि दे दी। किसी एक का नाम दे दिया और तीन अलग ऑप्शन दे दिए। चार ऑप्शन होते हैं ना क्वेश्चन में, और आपसे पूछ लिया कि इनमें से पहचानिए कि जठर अग्नि कौन सी है। तो आपको पहचानना है। हो सकता है जी वो मैम। तीन ऑप्शन इसमें से दे दे, पंचभूतानी में से दे दें, है ना। और हो सकता है कि उसमें से दे दें, सप्त धातु अग्नि में से दे दे, जिसमें रस अग्नि, रक्त अग्नि, मांस अग्नि, मेदो अग्नि, अस्त अग्नि, मज्ज अग्नि, ये तो सप्त धातु वाला ही हो गया। बस इसके पीछे अग्नि लग गई, जो सात सात धातु अग्नियां हैं, है ना। और पंच भूताग्नि मतलब भूम, आप्याग्नि, आग्नेय, ये पंच जो हमारे पंच तत्व हैं उनसे मिली हुई अग्नियां हैं। ठीक है। अभी इससे रिलेटेड ओके आपको थैंक यू मैम। कोई क्वेश्चन हो तो बताइए। आगे का इसमें मैं आपको नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊंगी, जब भी क्लास लूंगी। तब हम वायु और वो भी कवर कर लेंगे, और जो ये हमारी दो प्रकार की अग्नियां बची हैं ये भी कवर कर लेंगे उसमें। ठीक है। क्लियर हो गए दोनों तीनों टॉपिक आपको? कोई जी दिक्कत? मैम। कोई दिक्कत नहीं। सिर्फ इनके मेन मेन नाम याद कर लीजिएगा, क्योंकि आपका जो है ऑप्शन वाला पेपर है, तो वो मेन नाम ही पूछे जाते हैं। ठीक है। पिछले टॉपिक से रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो? मैम आपने जो मठ पढ़ाया था ना कुछ, वो कहाँ समाधि करनी चाहिए, वो उसकी पीडीएफ नहीं आई है। उसका पीडीएफ जरूरत नहीं है। आपके ओके। पास जो स्टडी मटेरियल है उसमें उसका वर्णन होगा मठ का। ओके। ठीक है। थोड़ा सा मेहनत करिए, पके हुए भोजन की आदत मत डालिए। नहीं मैम, बुक में से तो पढ़ा है तो, लेकिन आपने पीडीएफ से पढ़ाया था ना, इसीलिए बोल। वो तो हम लोग तो अपनी हेल्प के लिए पीडीएफ बनाते हैं। पर कोई नहीं, बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है वो, जिसमें बहुत जरूरी होती है ना चीजें बतानी। अब जैसे बड़ा टॉपिक था, इसमें कंफ्यूजन ज्यादा क्रिएट हो सकती थी स्टडी मटेरियल से पढ़ने में। तो इसलिए मैंने आप लोगों को पीडीएफ बना के मैं भेज दूंगी इसका। तो ये मैं एक साथ ही भेजूंगी जब मेरा सारा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है। बीच में आधा आधा पीडीएफ नहीं भेजूंगी, नहीं तो फिर और कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगी आपको। तो वो पूरा टॉपिक खत्म होने का वेट करना पड़ेगा आप लोगों को, तब इसका पीडीएफ मिल जाएगा। इसमें अभी और मैम रिकॉर्डिंग सारी नहीं है मेरे पास, तो नहीं है, बाकी किसी के पास खुल रही है, तो मेरे में थोड़ी 1.8 के 1.6 तक की आ रही है। अच्छा, हाँ औरों में खुल रही है। मैम, वो और नहीं किसी खुल, ने आपकी देखा? सारी नहीं है, जबकि हर रिकॉर्डिंग तो होती है। हम्म। हाँ मैंने देखा था तो मुझे भी नहीं मिली मैम सारी। ठीक है, आज डाल देंगे रिकॉर्डिंग जो जो रह गई है। सर की क्लासेस की नहीं है शायद रिकॉर्डिंग डली हुई। हाँ मैम, सर वाली नहीं थी, सर वाली ढूंढ रहे